हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ एग्जैक्टली दिस इवेंट लूप एंड द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट रन टाइम हैंडल्स द असिंक्रोनस नेचर ऑफ कॉल बैक फंक्शंस। ओके, एक अगर स्पेसिफिक मेथड अगर कुछ वक्त लेने वाला है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जब तक वो फंक्शन पूरी तरीके से, जब तक वो पीस ऑफ कोड पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक आगे के जो लाइन्स हैं हमारे फाइल के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर asynchronous piece of code won't create a blocking behavior और won't show a blocking nature। तो ये जावास्क्रिप्ट के रन टाइम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स की वजह से किस तरीके से हैंडल होता है, दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर या फिर कंसेप्ट जिसका नाम है प्रोमिसेस। हर दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक ये प्रोमिसेस नाम की कॉन्सेप्ट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से बाय यूजिंग द प्रोमिसेस विल बी एबल टू एफिशिएंटली हैंडल दिस असिंक्रोनस पीसेस ऑफ कोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडलिंग द असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड। हालांकि अभी जो मैंने कोड आपके सामने लिख के रखा है, ये कोड थोड़ा सा बड़ा है नेचर में। जो पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल देखा था वो सिंपल सेट टाइम आउट नाम के एक फंक्शन का सिंटैक्स देखा था, जो असिंक्रोनस, जिसका कॉलबैक फंक्शन होता है वो असिंक्रोनस बिहेवियर दर्शाता है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू गो विद दिस XML HTTP रिक्वेस्ट वाला कोड, जो हमें गिवन रेस्ट API URL से यूजिंग द गेट मेथड डेटा फेच करके इफ़ द HTTP स्टेटस कोड इज़ 200 तो हमें वो डेटा कंसोल लॉग हुआ दिखाई देगा, जैसे कि इस केस में हमें वो डेटा कंसोल लॉग हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इफ इन केस द HTTP स्टेटस कोड इज़ नॉट 200 तो वो एक सिंपल सा एरर मैसेज कंसोल लॉग कर देगा। अभी इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड के अंदर वेयर एग्जैक्टली द प्रॉमिस गेट्स इन पिक्चर, तो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि वेयर वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू यूज द प्रॉमिस। मान लो अभी जो मैं एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, मान लो दिस इज द असिंक पीस ऑफ कोड। ओके, असिंक्रोनस पीस ऑफ ASYNC, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड। अभी ये कोड अपना एग्जीक्यूशन कब खत्म करेगा इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। इट कैन टेक सेवरल मिनट्स, a few seconds, we don't know how much amount of time this particular asynchronous piece of code is going to take to complete its execution। लेकिन जब कभी भी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो हमारे पास कौन से दो तरीके के आउटकम है। एक तो हमें सक्सेसफुल, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, एक एरो बनाता हूँ मैं सक्सेसफुल और उसको ग्रीन कलर दे देते हैं। और दूसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें मिलता है कि इफ़ नॉट सक्सेसफुल देन वाइल द एग्जीक्यूशन इज बिंग हैपन, कुछ एरर या फिर कुछ एक्सेप्शन हमें कोड के अंदर मिल जाएगा। मतलब जो हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस असिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शन से वो हमें नहीं मिलेगा। इन बोथ ऑफ द केसेस वी हैव टू एग्जीक्यूट लेट्स से सम डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड। व्हाट एग्जैक्टली डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड, तो मान लो अगर ये असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, ओके, विच विल बी द सक्सेस कॉलबैक। ओके, कॉलबैक फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है, जो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कभी भी इस असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड से हमें सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड इफ इन केस देर इज नो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स तो हमें अल्टरनेटली दूसरा एक कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, जिसे मैं नाम देता हूँ एरर कॉलबैक। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर कॉलबैक? अगर इस असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन तो खत्म हो गया लेकिन जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिला। इन दैट केस वी हैव टू शो सम एरर मैसेज टू द एंड यूजर। वी हैव टू प्रोबेबली लॉग समथिंग। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द लॉग्स कंसेप्ट। तो हम कुछ लॉग करेंगे किसी फाइल के अंदर आगे जाके डिबगिंग पर्पस के लिए। इन बोथ ऑफ द केसेस मुझे कुछ तो डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड मुझे एग्जीक्यूट करना है। अभी ये जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसे इंप्लीमेंट करने का एफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे है यूजिंग द सिंटैक्स ऑफ प्रोमिसेस। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इफ नॉट प्रोमिसेस देन व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव वी आर हैविंग राइट नाउ, व्हाट इज द अदर अल्टरनेटिव वी हैव करंटली, एंड उस अल्टरनेटिव को हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते और क्यों हम प्रोमिसेस की तरफ बढ़ते हैं या फिर क्यों हम प्रोमिसेस इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल विदाउट यूजिंग प्रोमिसेस लेट्स हैंडल दिस पर्टिकुलर सक्सेस एंड एरर कॉलबैक। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाई इफ यू आर ऑलरेडी एबल टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिनारियो यूजिंग अ सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो फिर हम क्यों प्रोमिसेस का इस्तेमाल करें, ये इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ प्रोमिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरे आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए जो असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड है वो तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है।
एग्जाम HTTP रिक्वेस्ट, जो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है इस पर्टिकुलर URL को यूजिंग द गेट मेथड। और जब कभी भी हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बाय द वे रिस्पॉन्स मिलने से पहले ही हालांकि ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही हम पहले चेक करें कि वेदर द HTTP स्टेटस कोड इज 200 और नॉट। इफ इट इज 200 उसका मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ चुका है, हमारी प्रोबेबिलिटी नंबर 1। तो ये जो लाइन नंबर 6 है ये हमारा डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड है जो कि हमारा सक्सेस कॉलबैक होगा। और ये जो एल्स के अंदर मैंने जो भी एक सिंगल लाइन लिखी है हालांकि फिलहाल वो होगा हमारा एरर कॉलबैक। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो कि ये जो पीस ऑफ कोड है इट्स अ लाइब्रेरी कोड। ओके, लाइब्रेरी, और लेट मी जस्ट कॉल इट रीयूजेबल कोड। अभी रीयूजेबल कोड मतलब क्या? ऐसा पीस ऑफ कोड जो कई दूसरे डेवलपर्स बार बार इस्तेमाल करने वाले। तो डेफिनेटली वी कैन नॉट जस्ट राइट सम हार्ड कोड वे ऑफ शोइंग सम आउटपुट टू द एंड यूजर। हम यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर बार बार यहाँ पे कोड के अंदर चेंज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे असिंक्रोनस कोड को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर रखना पड़ेगा। और जो कोई भी आउटकम हमें इस असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड से मिलता है डिपेंड्स अपॉन दैट आउटकम। जो पीस ऑफ कोड हमें एग्जीक्यूट होना चाहिए एज अ डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड, उसे लिखने के लिए हमें कुछ दूसरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक डेवलपर आसानी से इसको इस्तेमाल कर सके और इसके जो भी दो पॉसिबल आउटकम्स है, सक्सेसफुल या फिर कुछ एरर या फिर कुछ एक्सेप्शन, दोनों ही आउटकम के केसेस के अंदर वो दूसरा डेवलपर क्या बोलते हैं उसको, कुछ डिपेंडेंट पीस कस्टम डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड को आसानी से लिख सके। और यहाँ पे पिक्चर में आता है कॉलबैक फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेबल लिखा है सक्सेस कॉलबैक एंड एरर कॉलबैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट दिस। उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बाइंड this entire piece of code inside, or we have to wrap this entire piece of code using a simple function in JavaScript. Okay, it's a simplest syntax. ये फंक्शन का सिंटैक्स हम सभी को पहले से पता है। अब यहाँ पे जब कभी मैं इस गेट डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा, मान लो ये फंक्शन किसी और ने डिफाइन किया है एंड आई एम द डेवलपर हु इज यूजिंग दिस फंक्शन, इट्स अ रीयूजेबल फंक्शन, आई एम यूजिंग इट फॉर माई ओन बेनिफिट। तो यहाँ पे गेट डेटा नाम का फंक्शन मैंने इन्वोक कर दिया। अभी गेट डेटा नाम का फंक्शन जो आउटपुट है उसे सिर्फ क्या कर रहा है, कंसोल लॉक कर रहा है, या फिर एरर को भी क्या कर रहा है, कंसोल लॉक कर रहा है। लेकिन इन बोथ ऑफ द केसेस आई डोंट वांट दिस फंक्शन टू कंसोल लॉक समथिंग बाय इटसेल्फ। अगर वो कुछ कंसोल लॉक कर भी रहा है तो उसके अलावा मुझे कुछ ऐसी प्रोविजन चाहिए, मुझे कुछ ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए मेरा खुद का कोड लिखने के लिए जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो इन बोथ ऑफ द केसेस, सक्सेस और फेल्योर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो कॉलबैक फंक्शंस हम गेट डेटा मेथड को पास करेंगे। सो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द सिंटैक्स ऑफ एरो फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ और दूसरा एरो फंक्शन बनाता हूँ। सो टेक्निकली ऑन लाइन नंबर 17 व्हाट वी आर डूइंग, वन कॉलबैक एंड अनदर कॉलबैक फंक्शन आई एम पासिंग एज अ आर्ग्यूमेंट टू माई गेट डेटा मेथड। अभी जाहिर सी बात है, अगर मैं फंक्शन इन्वोक करते वक्त कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ तो उन आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सक्सेस कॉलबैक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर कॉलबैक। ठीक है, अभी रन टाइम में ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये पॉइंट किसकी तरफ करेंगे, ये पॉइंट करेंगे इन दो फंक्शन डेफिनेशंस की ओर। ठीक है, अभी चूंकि सक्सेस कॉलबैक इज अ फंक्शन डेफिनेशन रेफरेंस टू अ फंक्शन, इसका मतलब ये सक्सेस कॉलबैक इस वेरिएबल का इस्तेमाल मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ टू इन्वोक ए फंक्शन। ओके, इट्स अ सिंपल सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इन्वोकेशन। और वाइल द फंक्शन इज बीइंग इन्वोक्ड, ये जो XHR डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो है वो मैं इस सक्सेस कॉलबैक को भेज दूंगा और इस कंसोल लॉक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। द सेम थिंग आई इम्प्लीमेंट विद एरर कॉलबैक, इस कंसोल लॉक को मैं रिप्लेस कर देता हूँ विथ द एरर कॉलबैक फंक्शन। इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाट विल हैपन, ये फंक्शन जब इन्वोक हो रहा है तब इस फंक्शन इन्वोकेशन को वी आर अगेन पासिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड अगेन एज द रूल सेज इफ यू आर पासिंग सम आर्ग्यूमेंट वाइल अ फंक्शन इज बीइंग इन्वोक, तो उसकी डेफिनेशन में उस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। Now if get data, this line number 3 to line number 15 is the definition of this get data method that we are invoking on line number 17, तो फिर इस सक्सेस कॉलबैक फंक्शन जो हम लाइन नंबर 8 के ऊपर और ये एरर कॉलबैक फंक्शन जो हम लाइन नंबर 11 के ऊपर इन्वोक कर रहे हैं, इसका फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पे है, अगेन बैक टू द लाइन नंबर 17। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई एरर कॉलबैक फंक्शन। सो ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ, इसे मैं नाम देता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, इसे मैं नाम देता हूँ एरर। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कि हमारी फंक्शन बॉडी है, इसके अंदर फिलहाल मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करता हूँ रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करता हूँ एरर, नॉट लॉट इज लॉक, क्या हो रहा है मुझे लॉफ। ओके, एनीवेज, सो यहाँ पे अगर मैं अभी आउटपुट आपको दिखाऊँ तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द आउटपुट।
ये जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट है वो यहाँ पे लाइन नंबर 18 के ऊपर कंसोल लॉग होगा. इफ देर इज सम एरर, तो सम एरर इन द रिक्वेस्ट, ये मैसेज लाइन नंबर 20 के ऊपर कंसोल लॉग होगा. लेट मी जस्ट क्विकली स्विच टू माई ब्राउजर एंड शो यू द आउटपुट. सो आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं है सिवाय एक चीज़ के. कौन सी चीज़? यहाँ पे लाइन नंबर 18 की वजह से ये आउटपुट प्रिंट हो चुका है. सो दिस हाउ वी हैंडल द व्हाट यू कैन से असिंक्रोनस फंक्शंस यूजिंग अ सिंपल कॉल बैक फंक्शन. अभी यहाँ पे मान लो मैं कहीं पे भी अगर कुछ भी कंसोल डॉट लॉग लॉग 1 ऐसे अगर मैं लिखूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग 2. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 0. Now what will be the output? If you just observe the output in the browser, तो 0, 1 and 2 ये तीनों चीज़ें पहले प्रिंट हो चुकी हैं, और उसके बाद अंत में जाके हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट हो चुका है. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एज वी नो कॉल बैक फंक्शंस गेट्स द लास्ट प्रायोरिटी. asynchronous कॉल बैक फंक्शंस, नॉट द कॉल बैक फंक्शंस, द asynchronous कॉल बैक फंक्शन गेट्स द लास्ट प्रायोरिटी. यही सेम चीज़ मैंने उस इवेंट लूप वाले asynchronous functions with event loop वाले वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया. सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. ओके, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है. अभी सवाल ये आता है कि यहाँ पे प्रोमिसेस, ये कंसेप्ट कहाँ पे पिक्चर में आती है? बिकॉज वी आर एफिशिएंटली एबल टू हैंडल, और वी आर एबल टू हैंडल द सक्सेस एंड एरर कॉल बैक, दैट इज सम डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड, ओके, बाय पासिंग सम कॉल बैक फंक्शन डेफिनेशन टू द एक्चुअल पैरेंट फंक्शन. अभी यहाँ पे प्रोमिसेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि ओरिजिनल डेफिनेशन जो प्रॉमिस की मैंने बताई थी वो कुछ ऐसी ही थी कि टू हैंडल द असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड एफिशिएंटली, टू एग्जीक्यूट सम डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड एक्सेट्रा, वी यूज़ प्रोमिसेस. और वो सेम चीज़ विदाउट यूजिंग प्रोमिसेस भी हम यहाँ पे कर रहे हैं. देन वाई वी आर सपोज टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोमिसेस. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये जो वाई बिहाइंड प्रोमिसेस है, ये सबसे पहले हमें समझने की बहुत ज़रूरी है. अभी अगर आपने जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो भी वे था कॉल बैक फंक्शंस पास करके उन्हें इन्वोक करना, उसके ज़रिए हमने इस असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो हैंडल करके डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड को सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है. अभी हम प्रोमिसेस की तरफ बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्यों प्रोमिसेस सिंपल कॉल बैक फंक्शन से ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट ट्रांसलेट दिस एंटायर पीस ऑफ कोड इनटू प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स. सबसे पहले अनवांटेड पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ. सो कंसोल लॉग 1 2 0 1 2 सबको मैंने हटा दिया. So first of all, let me remove this get data. Okay, let's keep this get data method. Okay, it will be helpful for us later. यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस पूरे फंक्शन को प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स में ट्रांसलेट करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉमिस का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है. इस लाइन नंबर 3 को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे. सो लेट गेट डेटा प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू कैपिटल P, प्रॉमिस इज द क्लास नेम. सो आप में से जिन लोगों ने जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, दे माइट नो दिस अ सिंपल सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम. अब ये जो प्रॉमिस का जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें पास करनी है, इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉल बैक फंक्शन कुछ इस तरीके से. और ये कॉल बैक फंक्शन 2 पैरामीटर्स हमें देता है इस्तेमाल करने के लिए. पहले का नाम है रिजॉल्व और दूसरे का नाम है रिजेक्ट. It sounds something like success and error. So resolve represents success callback and error represents the reject, और error callback reject represents the error callback. मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पे, इस पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर बॉडी के अंदर जो भी पीस ऑफ कोड है इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, और इस प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर के कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट. अभी यहाँ पे ये जो गेट डेटा मेथड है इसे मैं सक्सेसफुली यहाँ से हटा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये हो गया हमारा प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स. नाउ द क्वेश्चन इज बाय यूजिंग दिस प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स हाउ टू इन्वोक दिस डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड. 2 फंक्शंस तो हमारे पास है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे मुझे एक चेंज करना पड़ेगा, रिजॉल्व. लेट मी जस्ट रीनेम सक्सेस कॉल बैक विथ रिजॉल्व एंड लेट मी रीनेम एरर कॉल बैक विथ रिजेक्ट. ठीक है, तो जब कभी ये रिजॉल्व फंक्शन इन्वोक होगा, सिंपल यहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो हमें इन्वोक होना चाहिए. और जब कभी ये रिजेक्ट फंक्शन इन्वोक होगा ऑटोमेटिकली हमें ये जो दूसरा कॉल बैक फंक्शन है ये इन्वोक होना चाहिए. अभी इसे करने के लिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, उसी तरीके से हमें इस गेट डेटा मेथड के इन्वोकेशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. सबसे पहले तो गेट डेटा नाम का फंक्शन अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता. इट्स गेट डेटा प्रॉमिस, इट्स नॉट इवन अ फंक्शन, इट्स अ प्रॉमिस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा गेट डेटा प्रॉमिस. ओके, मैं जानबूझकर इस सिंटैक्स को यहाँ से नहीं हटा रहा ताकि आप कंपेयर कर पाओ दोनों सिंटैक्स के अंदर. सो गेट डेटा डॉट प्रॉमिस, यहाँ पे मैं लिखूंगा देन. सो देन इज अ बिल्ट इन फंक्शन जिसके अंदर वी आर एक्सपेक्टेड टू पास अ कॉल बैक फंक्शन. सिंपल.
सिमिलरली मैं यहाँ पे वापस एक बार गेट डेटा प्रॉमिस नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ कैच, और कैच को भी मैं पास करता हूँ एक कॉल बैक फंक्शन। आर एबल टू गेट समथिंग? सो यहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस कॉल बैक फंक्शन इनसाइड द देन, एंड जो दूसरा जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन जो हमने कैच के अंदर लिया। कॉपी पेस्ट करते हैं। सो पहला कॉल बैक फंक्शन मैंने यहाँ से कट किया, पेस्ट किया यहाँ पे, और दूसरा कॉल बैक फंक्शन वाज रिप्रेजेंटिंग द एरर कॉल बैक, इन दिस केस रिजेक्ट, वो यहाँ से मैं कट करके ओवरराइड करता हूँ हमारे इस कॉल बैक फंक्शन को, एंड नाउ वी कैन जस्ट सिंपली रिमूव दिस लाइन नंबर 23। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस अगर मैं जाके आउटपुट चेक करूँ, अगेन आई वोंट बी एबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर चेंज। आउटपुट के अंदर हमारे एंड यूज़र के लिए हमें कोई भी इफेक्ट या फिर दूसरा आउटपुट, दूसरा पैटर्न ऑफ आउटपुट यहाँ पे ऑब्जर्व करने को यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगेन नाउ वाई वी आर यूजिंग प्रॉमिस, तो पहला सिंटैक्स और इस दूसरे सिंटैक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या अंतर है? Why the first syntax of simple using simple callbacks was not that efficient or as much efficient as promises, and why this promises is better than simple callback functions, ये अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो अलग अलग मैंने फंक्शन बनाए, देन फंक्शन एंड कैच फंक्शन, और उसके अंदर के जो कॉलबैक फंक्शंस है ये हमें रिस्पेक्टिवली रिजॉल्व और रिजेक्ट फंक्शन का इन्वोकेशन हैंडल करने के लिए हेल्प करते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। द सेकेंड स्टेटमेंट इज, यहाँ पे अगर मैं रिजॉल्व फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमारा ये कॉलबैक फंक्शन देन के अंदर लिखा हुआ कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे इन्वोक हो रहा है, लेकिन इसके अंदर देन कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं कई सारे ऑपरेशंस कर सकता हूँ, और वो सारे ऑपरेशंस जो मुझे इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर के डेटा के ऊपर डिपेंड है, वो मुझे एक ही कॉलबैक फंक्शन के अंदर करना कंपलसरी नहीं है। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन? सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मान लो अभी अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स? इट इज स्ट्रिंग। हमें क्या एक्सपेक्टेड है? अ जेसन ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ, अगर मेरे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी सारी की वैल्यू पेयर्स है, पेज, देन पर पेज, टोटल 12, टोटल पेजेस 2 एंड डेटा, और इस डेटा की के साथ एसोसिएटेड ये जो पूरा का पूरा एरे है, इस एरे को मान लो अगर मुझे सेपरेट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकता हूँ? रिस्पॉन्स डॉट डेटा। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, बिकॉज द रिस्पॉन्स इज नॉट एन जेसन ऑब्जेक्ट बट रिस्पॉन्स इज अ स्ट्रिंग। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को मुझे एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस इज जेसन डॉट पार्स, और पास फंक्शन को जो जेसन स्ट्रिंगिफाइड जेसन है उसे पास कर दो। ओके, और यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, जेसन डेटा इज इक्वल टू दिस, और अगर मैं कंसोल लॉग के अंदर लिखूँ जेसन डेटा डॉट डेटा, अभी मुझे वो एग्जैक्ट एरे मिलेगा विच आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि जो प्रोसेसेस या फिर जो पीस ऑफ कोड हम पहले कॉलबैक फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, मान लो द कॉलबैक फंक्शन और द बॉडी ऑफ दैट कॉलबैक फंक्शन इज गेटिंग हेवी, देर आर ह्यूज लाइन्स ऑफ कोड दैट वी आर राइटिंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉलबैक फंक्शन, और इसके अंदर के सिंटैक्स अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, देन यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन वन सिंगल कॉलबैक फंक्शन. What you can do is you can create a chain of these then functions like a pipeline. What do you mean by pipeline? Again डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ. मान लो ये पहला बॉक्स है हमारा फर्स्ट देन फंक्शन. ये जो पहला देन का जो कॉलबैक फंक्शन है, ये एक पहला बॉक्स है. अगर इस पहले बॉक्स के अंदर का जो कोड है वो अगर दिन बर दिन नहीं, अगर मैं बहुत कई सारे लाइन्स ऑफ कोड अगर इसके अंदर लिख रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू सेग्रीगेट माई लॉजिक और आई जस्ट वांट टू क्रिएट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ माई एंटायर लॉजिक, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और एक दूसरा कॉलबैक फंक्शन बनाता हूँ. सो पहले कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं एक डेटा को लेट्स से नॉर्मलाइज करता हूँ या फिर एक किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कन्वर्टेड द डेटा इनटू जेसन. वंस आई हैव कन्वर्टेड द डेटा इनटू जेसन, वो जेसन डेटा में पास करूँगा दूसरे कॉलबैक फंक्शन को कुछ इस तरीके से. ठीक है, दूसरे कॉलबैक फंक्शन को पास करने के बाद मैं कुछ और पीसेस ऑफ कोड और लाइन्स ऑफ कोड इस दूसरे कॉलबैक फंक्शन के अंदर लिखूंगा, और थर्ड स्टेज का या फिर नेक्स्ट स्टेज का प्रोसेसिंग करने के लिए मैं फर्दर इस डेटा को भेजूंगा तीसरे देन के कॉलबैक फंक्शन के तरफ कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं, चेन ऑफ प्रॉमिस या फिर चेन, प्रॉमिस चेन ही बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ समथिंग वी कॉल्ड एज कॉलबैक हेल. व्हाट इज कॉलबैक हेल? इट्स ऑलरेडी अ कॉलबैक फंक्शन. अभी इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ ऐसे सिंटैक्सेस का इस्तेमाल करने वाला हूँ, they are themselves what you can say callback function वाले syntax. The syntax are so complex that syntax also takes another callback function. Syntactical need है उसकी.
तो एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर कुछ सिंटैक्स लिखा है, दैट सिंटैक्स इज ऑल्सो इज टेकिंग सम कॉल बैक फंक्शन एंड सो ऑन, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ कॉल बैक हेल, जो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो टालने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉमिस चेन बनाते हैं लाइक अ पाइपलाइन। सो द आउटपुट ऑफ माई फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन वी पास एज अ इनपुट टू द सेकंड कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ से निकली हुई वैल्यू एज अ इनपुट सेकंड कॉल बैक फंक्शन को पास की जाएगी, और यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन के अंदर उस डेटा के ऊपर कुछ और प्रोसेसिंग किया जाएगा शायद, एंड टू प्रोसेस दैट डेटा फर्दर, लेट्स से स्टेज 1 प्रोसेसिंग, स्टेज 2 प्रोसेसिंग एंड स्टेज 3 प्रोसेसिंग। सो डेटा मैंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाया, उसको नॉर्मलाइज किया, और उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए मैंने पास कर दिया तीसरे कॉल बैक फंक्शन की तरफ। कुछ ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जो मैं आपको अभी सिंटैक्टिकली बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे जेसन डेटा तो मेरा बना दिया। व्हाट इफ आई जस्ट सिंपली रिटर्न माय जेसन डेटा, ओके, जेसन डेटा को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो मैं यहाँ पे डॉट देन नाम का एक दूसरा फंक्शन लाइक अ चेन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, और इस दूसरे देन फंक्शन के अंदर वापस मुझे एक कॉल बैक फंक्शन लेना पड़ेगा, जेडी नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टैंड्स फॉर जेसन डेटा, नॉट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग करता हूँ जेडी। अभी जो कंसोल लॉग का आउटपुट आपको ब्राउजर के अंदर दिख रहा है, इट इज़ नॉट फ्रॉम लाइन नंबर 19 और 18 बिकॉज देयर इज नो ऑब्वियसली कंसोल लॉग स्टेटमेंट, बट दैट कंसोल लॉग आउटपुट इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम लाइन नंबर 21। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम प्रोसेस किया हुआ डेटा फ्रॉम वन देन कॉल बैक फंक्शन टू अनदर देन कॉल बैक फंक्शन भेज सकते हैं लाइक अ पाइपलाइन, लाइक अ चेन, जिसे हम कहते हैं लिटरली प्रॉमिस चेन। सिमिलर थिंग हम कैच फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। सो इन अ नटशेल, व्हेनेवर द रिजॉल्व फंक्शन गेट्स इन्वोक, द देन फंक्शन की जो प्रॉमिस चेन है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी वन आफ्टर द अदर, और अगर रिजेक्ट फंक्शन इन्वोक होता है तो कैच फंक्शन की जो प्रॉमिस चेन है एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होती जाएगी। Now this is the fundamental syntactical explanation about how exactly the promises works and how they allow us to efficiently handle the asynchronous piece of code and to execute some dependent piece of code to process the data and so on. अभी यहाँ पे promise इसके beyond कई सारे और features हमें provide करता है। वो features कौन से हैं? मान लो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ comment फिलहाल, और यहाँ पे मैं इस पूरे promise को copy करके लाइन नंबर 2 और 1 को मैं हटा देता हूँ। सो गेट डेटा प्रॉमिस 1 इसको नाम देता हूँ मैं, और इस पूरे कोड को कॉपी करके एक बार वापस यहाँ पे पेस्ट करके इसको नाम देता हूँ गेट डेटा प्रॉमिस 2। ठीक है, इन द फर्स्ट प्रॉमिस आई एम फेचिंग डेटा फ्रॉम यूजर, लेकिन यूजर स्लैश ID1, जिस यूजर का ID1 है उसका डेटा मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ, एंड इन द सेकंड प्रॉमिस आई एम फेचिंग डेटा ऑफ अ यूजर हु हैज़ ID2। तो दो अलग अलग रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे बना दी। Now why I have created two different promises for two different requests? Okay, if in case अगर हम दो अलग अलग API URL से डेटा फेच कर रहे हैं, या फिर एक जेनरिक स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, तो दो अलग अलग पीसेस ऑफ असिंक्रोनस पीसेस ऑफ कोड को अगर हम हैंडल कर रहे हैं, तो उनके ऊपर हम एक साथ मॉनिटर करके कुछ कंबाइंड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। इट्स अ स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम दिस प्रॉमिस क्लास। अगेन इफ यू आर फैमिलियर विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, आप स्टैटिक फंक्शन इस पर्टिकुलर वर्ड के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सो हाउ वी इन्वोक अ स्टैटिक फंक्शन, नॉट बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट नेम बट बाय डायरेक्टली यूजिंग अ क्लास नेम, सो प्रॉमिस डॉट एंड द मेथड नेम। सो इन दिस केस सबसे पहले जो मैं आपको मेथड डेमोन्स्ट्रेट करूंगा उसका नाम है ऑल मेथड। व्हाट एग्जैक्टली दिस ऑल मेथड इज, मान लो अगर मुझे दोनों के दोनों असिंक्रोनस प्रोसेसेस के ऊपर या फिर प्रोमिसेस के ऊपर मॉनिटर करना है, तो मैं इस ऑल फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं एक एरे पास कर दूंगा, और दैट एरे विल बी एन एरे ऑफ बोथ ऑफ द प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉमिस 1 गेट डेटा प्रॉमिस 1 एंड गेट डेटा प्रॉमिस 2। नाउ डॉट देन, okay, so this all function returns a promise, that means we can just apply a then function in front of it, और डॉट देन के अंदर वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स हमें इस ऑल फंक्शन से आता है, लेट्स कैप्चर दैट रिस्पॉन्स इनटू अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, ऑल का मतलब ये, जब दोनों के दोनों प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाएंगे तो ही ये जो देन का कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। So let me just console log and show you how exactly it works. So मैंने response object को यहाँ पे print कर दिया। Now let's jump into the browser and let's see what we are getting. So what we are getting the data
ऑफ फ्रॉम बोथ ऑफ द प्रोमिसेस। तो यहाँ पे मुझे पहले प्रॉमिस से रिटर्न हुआ जो डेटा है रिजॉल्व फंक्शन की ओर से, वो यहाँ पे मिला यूज़र जिसका आईडी है 1, यूज़र का डेटा जिसका आईडी है 1, और दूसरे प्रॉमिस के अंदर से जो भी है मुझे वैल्यू या फिर डेटा मिल रहा है जिस यूज़र का डेटा जिसका आईडी है 2, दोनों के दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। ये तभी पॉसिबल है, ये जो फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ऑल फंक्शन के अंदर दिए हुए सारे के सारे प्रोमिसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होंगे, मतलब रिजॉल्व फंक्शन इन्वोक होगा। ओके, सो यहाँ पे रिजॉल्व फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तभी ये मुमकिन है। अब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एरर जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं यूज़र आईडी देता हूँ 35 बिकॉज आई नो देर इज़ नो यूज़र एग्जिस्ट विथ आईडी 35। तो डेफिनेटली हमारा जो पहला प्रॉमिस है वो रिजॉल्व नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे HTTP स्टेटस को 200 नहीं मिलेगा, वो 404 मिलेगा बिकॉज दिस URL डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल। इन दिस केस वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल क्या है, ऑल फंक्शन से रिटर्न हुआ प्रॉमिस का कॉलबैक फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऑल फंक्शन के अंदर दिए हुए एरे के अंदर के सारे प्रोमिसेस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सक्सेसफुली रिजॉल्व फंक्शन इन्वोक करते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। सो इफ आई रिफ्रेश, एज यू आर एबल टू सी देयर इज नो आउटपुट विच इज विजिबल ऑन माई स्क्रीन। सो 404 एरर यहाँ पे आ चुका है। दैट्स वाई ये ऑल फंक्शन के अंदर लिखी हुई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, बिकॉज आवर फर्स्ट प्रॉमिस वॉज रिजेक्टेड। ओके, दिस इज समथिंग वी कॉल्ड एज स्टेट ऑफ अ प्रॉमिस। अब ये स्टेट होता क्या है एग्जैक्टली, और ऑल फंक्शन इस प्रोमिसेस के ऊपर किस तरीके से एग्जैक्टली मॉनिटर करता है। क्विकली आपको मैं ये दिखाता हूँ कि अंडर द हुड एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अगर मैं सेपरेटली मान लो यहाँ पे कंसोल लॉग लिखूँ, सो कंसोल लॉग गेट डेटा प्रॉमिस 1, एंड यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कंसोल लॉग गेट डेटा प्रॉमिस 2, देखते हैं अभी इन दोनों प्रोमिसेस के बारे में। प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने पूरे के पूरे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग कर दिया, then what is the output that I am getting on the console log screen? Let me show you. So as you are able to see, because of line number 28 and line number 29, इन दोनों लाइन्स की वजह से हमें यहाँ पे दोनों प्रोमिसेस के जो ऑब्जेक्ट्स है वो प्रिंट हुए, कंसोल लॉग हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दे बोथ आर सेइंग द इनिशियल स्टेट ऑफ बोथ ऑफ द प्रोमिसेस इज पेंडिंग। ठीक है, ऑब्वियसली। सो व्हेन द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड बोथ ऑफ द प्रोमिसेस आर इन द पेंडिंग स्टेट। अगर मैं पहले प्रॉमिस को अगर मैं एक्सपांड करूँ, सो द फर्स्ट प्रॉमिस करंट स्टेट इज रिजेक्टेड, एंड वाइल द प्रॉमिस इज बीइंग रिजेक्टेड, जो हमें वैल्यू मिली, जो हमें डेटा मिला, वो डेटा कुछ इस तरीके से है, सम एरर इन द रिक्वेस्ट। ऑब्वियसली हमारा जो पहला प्रॉमिस है गेट डेटा प्रॉमिस 1, इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज देयर इज नो सच यूजर विथ ID 35। सिंपल। अगर मैं दूसरे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे एक्सपांड करूँ, देन यू आर एबल टू सी द सेकंड प्रॉमिस स्टेट इज फुलफिल्ड। मतलब क्या, हमें डेटा भी मिल चुका है, और फुलफिल स्टेट मतलब क्या, यहाँ पे दूसरे प्रॉमिस के अंदर का रिजॉल्व फंक्शन इन्वोक हो चुका है, एंड दैट्स वाई द करंट स्टेट ऑफ द सेकंड प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। तो एग्जैक्टली ये जो स्टेट है ना, प्रॉमिस की स्टेट, इस स्टेट के ऊपर हमारा ऑल फंक्शन मॉनिटर करता है, एंड व्हेन द स्टेट ऑफ बोथ ऑफ द प्रोमिसेस इज फुलफिल्ड, राइट नाउ इन दोनों में से एक प्रॉमिस की जो स्टेट है वो रिजेक्टेड है, एंड दैट्स वाई दिस कॉलबैक फंक्शन इज नॉट गेटिंग इन्वोक्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉट कैच नाम का फंक्शन लगाऊं और एरर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कैप्चर करके उसको मैं अगर कंसोल लॉग करने की कोशिश करूं, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। सो इफ आई जस्ट रिफ्रेश द पेज, तो जो प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट हुआ, उस प्रॉमिस के अंदर से रिजेक्ट होते वक्त जो भी मैसेज हमें मिल रहा है, सम एरर इन द रिक्वेस्ट, वो मैसेज या फिर वो एरर ऑब्जेक्ट एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 33। सो ये कॉलबैक फंक्शन तभी इन्वोक होगा जब सारे के सारे प्रोमिसेस सक्सेसफुली फुलफिल्ड या फिर रिजॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज कैच के अंदर का जो एरर कॉलबैक फंक्शन है या फिर कॉलबैक फंक्शन है वो इन्वोक होके एग्जीक्यूट होके पहला जो भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका है, उस रिजेक्शन का जो मैसेज है जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, वो मैसेज एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हुआ हमें दिखाई देगा। सो इज द फर्स्ट फीचर दैट द प्रॉमिस क्लास सर्व्स विच इज़ फार बियॉन्ड देन द सिंपल कॉलबैक फंक्शंस। ये होगी पहली चीज़। इस सिंटैक्स को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अभी ऑल जैसे और कितने फंक्शंस हमारे पास हैं, लेट्स एक्सप्लोर देम। सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस एरिया एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग द प्रॉमिस क्लास, नॉट लाइक दिस, प्रॉमिस डॉट। सो जैसे ऑल फंक्शन है हमारे पास, वैसे ही ऑल सेटल्ड, अप्लाई, नॉट अप्लाई एग्जैक्टली, देर आर फंक्शंस दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। सो ऑल, एनी, बिकॉज देन, कैच, रिजॉल्व, रिजेक्ट, ये सारे फंक्शन तो हम पहले से ही डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। ऑल फंक्शन हमने अभी अभी डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद बारी है एनी नाम के फंक्शन की। सो लेट्स क्विकली इंप्लीमेंट द एनी फंक्शन। सो इफ आई राइट प्रॉमिस डॉट एनी, और इस एनी फंक्शन के अंदर भी अगर मैं एक एरे दे दूँ, अगेन
only two objects that we are having right now. So get data promise 1 and get data promise 2. यहाँ पे मैं लिखूंगा then response console, थोड़ा शॉर्ट हैंड में लिखता हूँ यहाँ पे मैं, because you know arrow functions how they behave. We don't have to take a pair of circle brackets, neither we have to take a pair of curly brackets if one argument and only one single line of code or one expression is inside the function body. और यहाँ पे उप्स गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कैच कैच के अंदर एरर एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग एरर. ठीक है, अभी अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है. यहाँ पे क्या मिला मुझे, एनी फंक्शन, हाउ एनी फंक्शन बिहेव्स. हमारा जो पहला प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग आईडी, तो दिस प्रॉमिस इज गेटिंग रिजेक्टेड. बट एक काम करता हूँ, मैं दोनों प्रोमिसेस को कंसोल लॉग करके रखता हूँ ताकि हम मैन्युअली स्टेट के ऊपर मॉनिटर कर सकें. गेट डेटा प्रॉमिस 2 कुछ इस तरीके से. तो एज यू आर एबल टू सी द फर्स्ट प्रॉमिस वाज रिजेक्टेड बट द सेकंड प्रॉमिस वाज फुलफिल्ड. सो एनी का मतलब क्या है, इफ एनी प्रॉमिस गेट्स फुलफिल्ड देन द रिस्पेक्टिव कॉलबैक फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड, नो प्रॉब्लम विद इट. इसलिए इस वजह से हमें क्या मिल रहा है, ये कैच फंक्शन इज गेटिंग कंप्लीटली इग्नोर्ड. ओके, क्योंकि हमारा जो पहला प्रॉमिस है वो भले ही रिजेक्ट हो रहा है लेकिन ये कैच फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बिकॉज नाउ द फंक्शन नेम इज एनी एंड इफ एनी वन ऑफ दीज प्रोमिसेस गेट्स फुलफिल्ड तो हमारा कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होके जो भी उस पर्टिकुलर रिजॉल्व प्रॉमिस से आया हुआ जो रिस्पॉन्स है वो हमें यहाँ पे लाइन नंबर 37 के ऊपर कंसोल लॉग हुआ दिखाई दे रहा है. द यूजर्स डेटा विथ ID 2 एंड वी नो द सेकंड प्रॉमिस इज गेटिंग फुलफिल्ड एंड द फर्स्ट प्रॉमिस इज गेटिंग रिजेक्टेड एंड दैट्स हाउ द एनी फंक्शन बिहेव्स. Let me again comment the any function and let me demonstrate you some different function now. Any के बाद आने वाला जो function है वो I guess race है, no, all settled. So first of all we have to look into this all settled method. So again मैं यहाँ पे लिखूँगा promise dot all settled. all settled के अंदर मैं वापस से इन दोनों objects को pass कर दूंगा. यहाँ पे मैं लिखता हूँ dot then dot catch, एक के नीचे हम लिख सकते हैं, there is no problem with it. Okay, response and finally यहाँ पे error. ठीक है. Now what is the meaning of all settled? Let's see. As you are able to see, हमने promise के अंदर लिखे हुए कोड में कोई भी changes नहीं किए. Still the first promise state is rejected and the second promise state is fulfilled. लेकिन अभी यहाँ पे एक array print हो चुका है and the array has length 2. So I'm curious कि इस array के अंदर exactly हमें क्या मिला है. So let's expand the array. Let me just collapse these promises. एरे के अंदर हमें क्या मिला, हमें दो जेसन ऑब्जेक्ट मिले हैं जो सेम जेसन ऑब्जेक्ट है जो हम प्रॉमिस कंसोल लॉग करने के बाद हमें मिलते हैं. सो इट्स नथिंग बट द मेटा डेटा अबाउट द प्रॉमिसेस दैट वी रिसीव बिकॉज ऑफ दिस ऑल सेटल्ड मेथड. ऑल सेटल्ड मतलब क्या, रिमेंबर द नेम इज नॉट ऑल फुलफिल्ड, वो तो ऑल फंक्शन मीन्स ऑल फुलफिल्ड. ऑल सेटल्ड मतलब नो मैटर वेदर वन ऑफ द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड और द अदर प्रॉमिस इज फुलफिल्ड. अगर सारे के सारे प्रॉमिस सेटल हो चुके हैं मतलब या तो वो रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर फुलफिल्ड हो चुके हैं या फिर रिजॉल्व हो चुके हैं, डजेंट मैटर. वो उनका जो एग्जीक्यूशन है वो जब कभी भी कंप्लीट हो जाएगा विथ वॉट एवर द रिजल्ट, सक्सेस और फेल्यूर, ये जो ऑल सेटल्ड नाम के फंक्शन के देन फंक्शन के अंदर का जो कॉलबैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल सेटल्ड, दोनों के दोनों प्रोमिसेस सेटल होने चाहिए मतलब या तो वो रिजेक्ट स्टेट में आने चाहिए या फिर फुलफिल स्टेट में आने चाहिए, वो पेंडिंग स्टेट में नहीं रहने चाहिए. इफ वन ऑफ द प्रॉमिस is in the pending state then all settled functions then callback won't get executed. both of the promises are settled मतलब वो reject हो चाहे fulfilled हो कुछ भी हो, वो उनका execution तो complete हो चुका है ना, तो ये all settled का जो then function है वो execute हो जाएगा. so this was about the all settled. and finally promise dot race नाम का हमारे पास एक function है, इसे वापस मैं कर देता हूँ comment. now let's race. so literally the race function means it, what you can say, establish a race between or among the promise objects that we are going to provide. प्रतियोगिता. ओके, तो यहाँ पे रेस फंक्शन के अंदर मैं वापस से इन दोनों प्रोमिसेस को या फिर दोनों प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट देन डॉट कैच. ओके, सो इस सिंटैक्स को वी कैन कॉपी पेस्ट, एक्चुअली बार बार ये हमें लिखना पड़ रहा है. नाउ आई एम क्यूरियस कि इन दोनों में से ओके चलो एक प्रॉमिस जो है वो तो रिजेक्ट हो रहा है, सो टेक्निकली इट वोंट बी अ फेयर रेस, एक प्रॉमिस तो लंगड़ा ही है हमारा वैसे. तो लेट्स डू वन थिंग, इसका जो एक्सेप्शन है, जो एरर है जो हमने आर्टिफिशियली जनरेट किया था वो मैं हटा देता हूँ. सो नाउ यूजर विथ ID 1 एंड फ्रॉम सेकंड प्रॉमिस आई एम फेचिंग द डेटा ऑफ यूजर विथ ID 2. तो ये एक फेयर रेस हो गई दोनों प्रोमिसेस के बीच.
और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ रेस फंक्शन को, तो देखते हैं कौन से प्रॉमिस का हमें ऑब्जेक्ट, कौन से प्रॉमिस से हमें डेटा पहले मिलता है. सो इफ आई रिफ्रेश द पेज, 1 द यूजर्स डेटा विथ ID 1 इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम एक आर्टिफिशियल डिले ऐड कर सकते हैं. हाउ? लेट मी शो यू. सो क्वेश्चन मार्क डिले इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देता हूँ 5 सेकेंड्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क डिले इज इक्वल टू, इसको देते हैं 1 सेकेंड. तो दोनों में से कौन सा प्रॉमिस सबसे पहले रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट होगा? दूसरा वाला. कि यहाँ पे डिले 1 सेकेंड है और यहाँ पे डिले, यहाँ पे लिखता हूँ 3 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा होगा ना. तो लेट्स सेव एंड गो हेड ऑन द ब्राउजर स्क्रीन. सो एज यू आर एबल टू सी दिस टाइम लाइन नंबर 43 के ऊपर जो डेटा प्रिंट हुआ है वो उस यूज़र का डेटा प्रिंट हुआ है जिसका ID 2 है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब दोनों में रेस लगाई गई बिटवीन गेट डेटा प्रॉमिस 1 एंड गेट डेटा प्रॉमिस 2, तो गेट डेटा प्रॉमिस 2 जीत गया क्योंकि इसका डिले, जो रिस्पॉन्स डिले है वो सिर्फ 1 है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स डिले इज 3 सेकेंड्स. तो ये जो प्रॉमिस 1 है, गेट डेटा प्रॉमिस 1, वो लेट जाके रिजॉल्व हुआ, लेकिन जो दूसरा प्रॉमिस है गेट डेटा प्रॉमिस 2, वो सबसे पहले जाके रिजॉल्व हुआ. एंड दैट्स हाउ द रेस फंक्शन बिहेव्स. अमंग द गिवन प्रॉमिसेस, जो कोई भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो सबसे पहले रिजॉल्व स्टेट में जाता है, उसका डेटा या फिर उसका जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देन फंक्शन के अंदर प्रिंट हुआ दिखाई देता है. अब ये जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए, रिजॉल्व, रिजेक्ट, देन, कैच, उसके बाद कुछ स्टैटिक फंक्शंस लाइक ऑल, एनी, ऑल सेटल्ड एंड रेस, ये सारे फंक्शन अगर हमें इंप्लीमेंट करने हो विदाउट यूजिंग प्रोमिसेस, बाय जस्ट यूजिंग द कॉल बैक फंक्शंस, तो हमें बहुत सारा मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा टू मॉनिटर ऑन दोज कॉल बैक फंक्शंस. कुछ लॉजिक हमें खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो सारे एफर्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली सेव होते हैं इफ़ यू आर यूजिंग द प्रॉमिस बेस्ड सिंटैक्स या फिर द प्रोमिसेस सिंटैक्स. सो प्रोमिसेस सिंटैक्स अलाउज अस टू मॉनिटर, वापस एक बार मैं आपको डेफिनेशन दोहरा रहा हूँ. प्रॉमिस सिंटैक्स अलाउज अस टू मॉनिटर ऑन अ असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड, और उस असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड का जो कोई भी आउटकम होगा, सक्सेस या फिर फेल्योर, ऑन अकॉर्डिंग टू दैट सक्सेस और फेल्योर आउटपुट, वो प्रॉमिस सिंटैक्स हमें कुछ डिपेंडेंट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए देन या फिर कैच जैसे फंक्शंस के कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है कुछ डिपेंडेंट एंड कस्टम पीस ऑफ कोड को लिखने के लिए. इसके बियॉन्ड जाके प्रॉमिस इस क्लास के जो स्टैटिक मेथड्स हैं, जैसे कि ऑल, एनी, ऑल सेटल्ड एंड रेस, ये स्टैटिक मेथड्स कई सारे प्रॉमिस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और अल्टीमेटली कई सारे असिंक्रोनस कॉलबैक फंक्शन पीस ऑफ कोड के ऊपर एक साथ मॉनिटर करके कुछ कस्टम आउटपुट जनरेट करने के लिए हम एक आइसोलेटेड कॉलबैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक मेथड्स गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉमिस क्लास. एंड दिस वॉज द होल कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉमिस. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल क्या बोलते हैं उसको, न्यूज़ अबाउट द प्रॉमिसेस. प्रॉमिस ये जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे एंड नहीं होती. कंसेप्चुअली तो ठीक है यहाँ पे एंड होती है, लेकिन सिंटैक्टिकली वो यहाँ पे एंड नहीं होती. प्रॉमिस से रिलेटेड एक और काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी मॉडर्न सिंटैक्स है, अवेलेबल है, जो अगेन हर दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस में से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, जिसका नाम है async कीवर्ड एंड द await कीवर्ड. And when we are supposed to use the async and await keyword, I'm not talking about the functions which are asynchronous in nature. No, I'm talking about there is a keyword in JavaScript called as async and there is another keyword in JavaScript called as await. और ये दोनों प्रॉमिस से जुड़े हुए हैं, और वो किस तरीके से प्रॉमिस से जुड़े हुए हैं डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर कवर हम नहीं करेंगे. फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, follow this playlist, this particular JavaScript and especially the ES6 playlist to know more about the promises and the async await syntax. Stay tuned and I'll see you in the next video. Bye bye.